सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर का विशाल मैदान। सर सिडनी बुराड किस संदर्भ में पढ़ा हमने? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन। और भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन किसने किया था? एसपी चटर्जी। कब किया था? 1964। कहाँ के थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। 4 पार्ट पढ़े अपन ने, और 4 पार्ट में सबसे पुराना कौन सा ये भी पढ़ लिया। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। सबसे नया कौन सा पढ़ा? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा पढ़ा दिनेश? उत्तर का पर्वत। सबसे बड़ा पार्ट कल ही बताया था, इसकी भी चर्चा की थी अपन ने कि 4 पार्ट में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? दानेश्वरी मैडम आप बताएं। प्रायद्वीपीय पठार। लगभग कितना? 16 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। एक्चुअल भी लिखेंगे लेकिन 16 से ज्यादा ही होगा। 50% से ज्यादा जो है, देखने से ही पता चलता है ना, ये सबसे बड़ा पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार। अपन ने हिमालय भी पढ़ा। ये हिमालय, ठीक। और ये ट्रांस हिमालय भी पढ़ा। ट्रांस हिमालय की 4 पर्वत श्रेणियां आप बताएं जरा वंशिका। काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर और कैलाश। दूसरी वंशिका आप बताओ जरा, इसमें से शीत मरुस्थल किसको कहते हैं? चारों में से। हाँ, ये चारों में तो था ही नहीं धौलागिरी। क्वेश्चन को तो समझो। इन्होंने 4 श्रेणियां बताई, काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर, कैलाश। शीत मरुस्थल किसको कहते हैं? कैलाश को तो नहीं कहते। कैलाश को नहीं कहते। आप बताओ। काराकोरम को भी नहीं कहते। कैसे पढ़ रहे हैं? शिवालिक को कहते हैं। आपको तो बिल्डिंग से 4 बार उठा के पटकना चाहिए नीचे, और फिर पूछना चाहिए लगी तो नहीं करके। लद्दाख किसको कहते हैं? लद्दाख। कितनी बार पढ़ा है? लद्दाख है ना, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में उधर पड़े। लद्दाख में ही है कुल मिला के, लेकिन लद्दाख से हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और आज हमें पढ़ना है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खाद्यान्न भंडार इसे बोल सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ ये मैदान है। और सबसे बड़ा पार्ट जो है इसका, लगभग 50% जो है वो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काय से बना है ये उत्तर का विशाल मैदान? जलोढ़ मिट्टी से बना है। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो अपने साथ जो गाद वगैरह लाके है वो किनारों पर छोड़ देती है। तो उससे ये विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ पर खनिज पदार्थ वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। खनिज पदार्थ नहीं मिलेंगे। मिट्टी है और सिंचित क्षेत्र है पूरा। यहाँ पर गेहूं, गन्ना, सभी प्रकार की फसलें यहाँ पर। अब यदि हम देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश आएगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ पार्ट आएगा इसमें, और नीचे बिहार है। बिहार, पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है। प्रमुख नदियों की देखें तो नदियों के हिसाब से ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी तंत्र वाला मैदान है ना, उसके बाद गंगा यमुना का मैदान, और फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये डेल्टाई क्षेत्र पूरा। इसका विस्तार कैसे होगा? इसका विस्तार में देखते हैं तो पूरब से पश्चिम से पूर्व की ओर,
चौड़ाई भी जैसे हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा थी, पूर्व में कम, ऐसे इसकी चौड़ाई जो है पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम देखने को मिलेगी। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। मैप को देख के ही समझ में आ रहा है कि उत्तर में हिमालय पर्वत और इसके दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। इनके बीच की कुछ विभाजन रेखा भी हो सकती है। क्या हो सकती है विभाजन रेखा? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वतमाला, नर्मदा नदी, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दक्षिण पठार के बीच की एक तरीके से क्या है, विभाजन रेखा है। पूरा जो नर्मदा नदी है, ये पूरा जल क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखा है। इसके ऊपर वाली नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी के लिए जल लेके जाती है और इधर नीचे वाले पे पूरा अरब सागर को के लिए जल लेकर जाती है। बड़ी एक विभाजक, जल विभाजक बोलते हैं इसे। नर्मदा नदी को क्या कहते हैं, एक बड़ा जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। ये जो उत्तर का विशाल मैदान नाम में ही है, पूरा समतल मैदान है। क्या बोलते हैं इसे, संक्षिप्त में बोला जाता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। 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 यदि हम इसका विभाजन भी करते हैं तो इस तरीके से 3 भागों में करना पड़ेगा। एक पहला पार्ट हो जाएगा, दूसरा और ये तीसरा। पहला पार्ट सिंधु, दूसरा गंगा यमुना का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका भी विभाजन हम प्राकृतिक रूप से भी करेंगे और प्रादेशिक आधार पर भी विभाजन करेंगे। अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं इसके विषय में। आकार कैसा है इसका, कैसे दिख रहा है? तो जैसे ये हिमालय हमने पढ़ लिया था, यहां तक हिमालय को पढ़ लिया, ठीक। और इसके नीचे क्या है, ये मैदान, ये इस तरीके से मैदान। तो इसको हम अलग निकाल के देखें, अलग निकाल के देखें तो इसकी आकृति भी सेम कैसी बनती है, इस तरीके से अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार मतलब एक ऊपर की उत्तर की ओर ये अवतल है और नीचे की ओर क्या है, उत्तर। तो अर्धचंद्राकार इसकी आकृति। आकार कैसा है इसका, अर्धचंद्राकार। आकार इसका अर्धचंद्राकार। आकार देखेंगे अर्धचंद्राकार। विस्तार इसका सिंधु नदी के डेल्टा से ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा तक, क्षेत्रफल इसका, क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। पश्चिम में इसकी चौड़ाई, पूरब से पश्चिम, ये देखेंगे इसके पूरब से पश्चिम तक, ये है 3200 किलोमीटर। 3200 ये लंबाई हो गई। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर। लेकिन चौड़ाई फिर हम देखेंगे, यहाँ चौड़ाई ज्यादा देखने को मिलेगी और यहाँ पर चौड़ाई कम देखने को मिलेगी। तो पूर्व में इसकी चौड़ाई, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम, वो पश्चिम में चौड़ाई अधिक। समुद्र तल से, अब मुझे ये बताएं, समुद्र तल से ये ऊंचा होगा या समुद्र तल के बराबर होगा या समुद्र तल के नीचे होगा? समुद्र तल के
बराबर होगा, मैदान नहीं है ना, किसने बोला है? समुद्र तल से ऊंचा होगा, बिल्कुल सही। कोई भी पार्ट जो समुद्र तल के बराबर होगा, समुद्र तल के बराबर होगा, वो ढका हुआ होगा, वो ढका हुआ होगा, या फिर उसमें पानी होगा वहां पर। यदि समुद्र तट से दूर है तो भी वहां पर क्या होगा, वाटर लेवल बना रहेगा। जितनी भी नदियां हैं ये वो कहां तक अपर्दन करती है? कोई भी नदी जो अपर्दन करते तो कहां तक करती है? समुद्र तल के बराबर, उससे ज्यादा अपर्दन नहीं करते, क्योंकि वहां पर पानी वाला क्षेत्र मिल जाता है, अपर्दन नहीं होता। तो कोई भी, तो इसलिए मैदान हो समुद्र तल से कम ऊंचा होगा, पठार समुद्र तल से उससे ज्यादा ऊंचा होगा, पर्वत जो है या पहाड़ी है समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंची होगी। लेकिन चाहे कोई भी आकृति हो, महाद्वीपीय पार्ट है, चाहे पर्वत हो, पठार हो या मैदान हो, समुद्र तल से ऊंचा ही होगा। ठीक, तो इसकी ऊंचाई लिखेंगे समुद्र तल से। सर जो मीटिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। बैलेंस नहीं है, किसी के इससे कनेक्ट कर दो। समुद्र तल से लगभग 240 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से लगभग 240 मीटर ऊंचा। और सबसे बड़ी बात क्या है इसकी? गहराई, मिट्टी की गहराई। मिट्टी की गहराई यहाँ पर बहुत ज्यादा है, मतलब एक तरीके का ट्रेंच था या खाई थी, और खाई को मिट्टी से पूरा भरा गया है। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां थी उन्होंने पूरा लाके भर दिया। तो इस पर क्या है, पूरी नीचे तक मिट्टी ही मिट्टी है, कहीं चट्टाने कहीं हमें देखने को नहीं मिलती, पूरी मिट्टी मिट्टी देखने को मिलती है। तो इसकी गहराई जो है 4000 से 6000 मीटर, 4000 से 6000 मीटर तक है। अब सोच सकते हैं हिमालय जितना ऊपर उठा है उसकी जो खाली जगह हुई है तो उसकी जगह उतनी ही गहरी खाई थी, तो उस खाई तक पूरी की पूरी क्या है, मिट्टी ही मिट्टी है। तो एक तरफ देखो जितना समुद्र तल से ऊंचा भाग बना उतना ही समुद्र तल से नीचे तक पूरी मिट्टी मिट्टी भरी हुई है। तो ऊंचाई कितना बताए? समुद्र तल से 240 मीटर, गहराई कितना होता है? 4000 से 6000 मीटर तक। क्षेत्रफल कितना? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। 2-3 यूनिट जो हमने मीटर में लिखवाई है, और क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर। सहायक नदियां कौन कौन सी है यहाँ की? अब एक तरफ से यदि हम देखें तो बड़ी नदियों की बात करें, बड़ी नदियों की बात करें तो सबसे पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, इमेजिन करें तो सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, गार्ज बनाती है और वहीं एक सीमा रेखा भी बना देती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो सिंधु नदी, सिंधु के बाद में उसमें मिलने वाली पंचज नदियों की बात करेंगे। पंचज नदियां, 5 नदियां बड़ी नदियां जो सिंधु में मिलती है। कौन सी? सबसे पहले झेलम, झेलम, उसके बाद में चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, और सतलुज। तो ये 6 नदियां हो गई। और इसमें से पंचज, पंचज कौन सी है? 5 नदियां जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु को छोड़ दो और उसको छोड़कर जो 5, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये क्या है? पंचज। ये अक्सर ही क्वेश्चन बनता है। किनका मोबाइल है? पहले का ही है, इन्हीं का है। यस, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचज का हिस्सा नहीं है, पंचज का भाग नहीं है? पंजाब प्रदेश का नाम जो है इन्हीं नदियों के आधार पर पड़ा। पंजाब 5 नदियों का प्रदेश, और 5 नदियां कौन सी है? यही वाली झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और
सतलुज, इसी के आधार पर। अब एक परिभाषा हमें पढ़ना है, दोआब किसे कहते हैं। डेल्टा तो सबको पता है, डेल्टा किसे कहते हैं? फिर से समुद्र के किनारे जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है, हाँ, उसकी जमाव, उसके जमाव को डेल्टा कहते हैं। क्षेत्र में। ठीक, सही है। ऑनलाइन जो जवाब दिया वो भी ठीक है। आकार कैसा होता है डेल्टा का? चलो मैथ्स वाला स्टूडेंट है क्या? उसमें डेल्टा का ही इस्तेमाल होता है क्या? वो कैसा रहता है? त्रिभुजाकार रहता है, सीधी सी बात है। तो आकार कैसा होता है? डेल्टा का त्रिभुजाकार होता है। डेल्टा का आकार कैसा होगा? त्रिभुजाकार। कैसे? कि समुद्र तट पर जो नदी आ रही है और उसके भार में वृद्धि हो रही है और वहां पर वो ढेर सारे वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है, क्योंकि भार ज्यादा हो गया और पानी की गति क्या हो गई? एकदम कम हो जाती है। पानी की गति एकदम कम हो जाती है। तो मान के चलो कि ये समुद्र तट है और इधर से कोई नदी आ रही है। यहाँ जब आती है तो नदी जो है ऐसे विभिन्न शाखाओं में विभक्त हो जाती है, विभिन्न शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो ये आकृति अपने आप ही डेल्टा बन जाती है। ठीक, 2 शाखाओं में विभक्त होगी, 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। नदियों में अपन पढ़ेंगे ये अलग अलग शाखाओं में। तो ये क्या है? ये शुरुआत में जो है इसकी आकृति ज्यादा रहती है। नदी आती है, यहाँ छोड़ते जाती है, यहाँ छोड़ते जाती है, यहाँ छोड़ते जाती है, यहाँ छोड़ते जाती है, और इधर की आकृति कैसी होती है? बड़ी होती जाती है। तो इसलिए डेल्टा का आकार हमेशा कैसा होता है? त्रिभुजाकार बनता है, त्रिभुजाकार बनता है। और कहाँ बनता है? मुहाने पर। जहां नदी समुद्र में मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? मुहाना। उसे क्या बोलते हैं? मुहाना। अब दोआब क्या है? ये भी सबको पता है। दोआब, दो आब हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। हिस्ट्री में पढ़ा है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में विवाद का कारण क्या था? दोआब। कौन सा क्षेत्र? कौन सा दोआब? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब कर्नाटक क्षेत्र में स्थित रायचूर दोआब। इसको लेकर उनके बीच में विवाद था, क्योंकि बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। और उपजाऊ क्षेत्र क्यों? क्योंकि वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदियां पाई जाती है, सिंचाई की सारी व्यवस्था है वहां पर। तो ये जो नदियां हैं, जो सिंधु नदी की बात करें, फिर झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, व्यास और सतलज, और ये सारी नदियां इसमें मिल गई। ये सारी पहले आपस में मिल जाती है, ये आपस में मिल जाती है, और फिर एक नदी जो है मुख्य धारा बनाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये नदियों के बीच का क्षेत्र भी क्या है? एक तरीके से दोआब है, और हर दोआब का नाम अलग अलग है। सबसे पहले कौन सी नदी बताई मैंने? सिंधु। सिंधु के बाद में झेलम, झेलम के बाद में चिनाब, झेलम के बाद में चिनाब, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। रावी, व्यास और सतलुज, ये पूरी नदियां हमें याद रखना है। अब इनका जो है सिंध सांपो, सिंध सांपो दोआब, अलग अलग नाम है। सिंध दोआब बोलते हैं इसे। दूसरा है चार्ज, चार्ज, चार्ज दोआब। झेलम और चिनाब के बीच का जो दोआब है वो किस नाम से जाना जाता है? चार्ज दोआब। चिनाब और रावी के बीच रेचना, क्या है? रेचना। रावी और चिनाब, रेचना। चिनाब और झेलम चार्ज, देखो नाम से ही पता चल जाएगा, चार्ज। और रावी और व्यास के बीच में बारी, बारी, वारी बोल सकते हैं इसे, है ना? वारी, बारी। ये उच्चारण के आधार पर अलग अलग उच्चारण किया जाने लगा है इसका।
वा, व्यास से वा और रावी से र, तो वारी। और सतलुज और व्यास के बीच में बिस्त, 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 बिस्ता। ये 5-6 नदियां हैं, तो इनके बीच का उपजाऊ क्षेत्र ये क्या है? दोआब। याद रखना, इसको लिख के भी रखना है बराबर। सिंध दोआब, चार्ज दोआब, रेचना, बारी और बिस्त, ये अलग अलग नदियों के बीच का दोआब। तो एक तो ये समझ में आ गया कि ये वाला जो क्षेत्र है, और अक्सर इसका फायदा किसको मिल रहा है? पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान के क्षेत्र में इस दोआब का बहुत बड़ा हिस्सा है, उपजाऊ मैदान पाकिस्तान के पास में है। अब उधर की ओर देखें तो ये 5 नदियां इधर की हो गई, 6 नदियां, और उधर देखें तो गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन, सोन नदी। अब सोन भी गंगा के मैदान वाली नदी है, लेकिन ये हिमालय से निकलने वाली नहीं है। ये कहां से निकलने वाली है? अमरकंटक से निकलने वाली नदी है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी है, लेकिन आती है काय में? गंगा नदी तंत्र की नदी है। जैसे चंबल, ये भी गंगा नदी तंत्र की नदी है। एक बार क्वेश्चन बन गया था एमपीपीएस से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी तंत्र की नहीं है? उसमें चंबल भी दिया हुआ था। तो ये सारी नदियां, बेतवा, चंबल, ये सारी नदियां कहाँ जाती है? गंगा, मतलब गंगा नदी तंत्र है। यमुना भी तो गंगा की सहायक नदी है, उसकी है। एक बार सरल सा क्वेश्चन बन गया था, सरल सा, भारत का सबसे बड़ा नदी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो गंगा नदी तंत्र है। कौन सा है? गंगा नदी तंत्र है। क्योंकि ये जो नदी है, एक नर्मदा नदी जो है उतना बड़ा नदी तंत्र नहीं है, क्योंकि ये एक अकेली नदी है जो अपना मार्ग प्रवाहित कर रही है। छोटी छोटी सहायक नदी है, बड़ी कोई सहायक नदी है क्या इसके? नहीं। ताप्ती नदी तंत्र अलग है, वो एक ही मुख्य नदी है। लेकिन गंगा नदी तंत्र में मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी नदियां, चाहे चंबल की बात करें, बेतवा की बात करें, सोन की बात करें, ये सारी नदियां अपना जल कहाँ प्रवाहित करती है? गंगा नदी तंत्र में। हम जैसे कुछ लोग कम पढ़ने वाले तो बोलते हैं कि गंगा नदी तंत्र मध्य प्रदेश में आता ही नहीं है, तो सिरे से पहले उसी को खारिज कर देते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर हो गया कौन कौन सी नदियां ये हमने पढ़ने की कोशिश की इसमें। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि इस उत्तर के विशाल मैदान की प्रमुख नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सिंधु, फिर गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र वो उसकी सहायक नदी है। ठीक। दो का आब का मतलब क्या होता है? दो आब तो पता है, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ आब का मतलब होता है, ये अरबी भाषा का शब्द है, वहां से लिया गया पानी। दो आब का मतलब क्या होता है? पानी। मतलब अलग अलग क्षेत्र। देखो ये नदी और ये नदी, दोनों का पानी अलग अलग है, और वो उसके बीच का क्षेत्र है, इसलिए इसे दो पानियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहा गया है। इसमें एक उपजाऊ मैदान के साथ साथ ये एक क्षेत्र भी है यहाँ पर, राजस्थान का क्षेत्र। ये मैदान के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये पूरा का पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है। क्या है? शुष्क क्षेत्र है। तो लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, विशाल मैदान का एक भाग राजस्थान का मैदान भी है, राजस्थान का मैदान भी है।
इसका विभाजन देखेंगे अब हम। विभाजन 2-3 तरीके से विभाजन करेंगे। तो सबसे पहला विभाजन है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान, पंजाब के मैदान में सिंधु नदी तंत्र का मैदान पढ़ेंगे हम। सिंधु का नाम ज्यादा नहीं लेते इसमें, क्या बोलते हैं इसे? पंजाब का मैदान। पंजाब के मैदान के बाद दूसरा विभाजन है गंगा का मैदान, गंगा यमुना का मैदान बोल सकते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान। और तीसरा होगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसे हम पूर्वी मैदान भी कहते हैं, पूर्वी मैदान भी कहेंगे, पूर्वी मैदान। और ये पश्चिमी मैदान, पंजाब का मैदान। पंजाब के मैदान को एक मुख्य पार्ट जो है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पंजाब के मैदान को एक तो सिंधु का मैदान है, सिंधु का मैदान, और दूसरा है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। अब एक एक पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वाला लेते हैं, ये पंजाब का मैदान। अब ये जो पंजाब का मैदान हमने लिया है, पंजाब का मैदान, ठीक, ये पंजाब का मैदान। तो इसको हमने इस तरीके से विभाजित किया है, इस तरीके से विभाजित किया है। ऊपर वाला पंजाब का मैदान है और नीचे वाला कौन सा? राजस्थान का मैदान। इस तरीके से इसको विभाजित किया हुआ है, ठीक। अब इधर देखते हैं, पंजाब का मैदान। तो हमने एक तो नदियों के बारे में पढ़ा है यहाँ पे। पंजाब के मैदान का पश्चिम भाग ये वाला सिंधु नदी तंत्र का मैदान इसे कहेंगे। कौन कौन सी नदियां पढ़ी अपन ने इसमें? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सिंधु, सबसे महत्वपूर्ण नदी। इसका बड़ा भाग किसके पास में है? पाकिस्तान के पास में। ये पहले ही बताया मैंने कि इस नदी तंत्र का सबसे बड़ा भाग किसके पास में? पाकिस्तान के पास में। भारत में कहाँ विस्तार होगा इसका? अब मैप में देख के बता जरा, ऊपर वाले पार्ट में ये कहाँ फैला हुआ होगा? कौन कौन सी स्टेट यहाँ पर देखने को मिलेगी? पंजाब यहाँ देखने को मिलेगा, हरियाणा और राजस्थान तो नीचे आ गया, उसको राजस्थान का मैदान अलग से पढ़ेंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली लिखेंगे इसे। इस मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जबकि इसी मैदान का एक उपभाग जिसे राजस्थान का मैदान कहते हैं, राजस्थान का मैदान कहते हैं, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। अर्ध शुष्क एवं
शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है। इस क्षेत्र में सांभर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो उत्तर के विशाल मैदान में आता है ये, है ना। सांभर, डिडवाना व देगान, देगान, सांभर, सांभर, डिडवाना, देगान, क्या चीजें अनिल कुमार ये सब? सांभर, डिडवाना, देगान, हाँ वंशिका, झील है, और सही कर थोड़ा, कैसी झील? खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। कल बताया था मैंने, मरुस्थलीय क्षेत्र में अक्सर खारे पानी की झीलें पाई जाती है, क्योंकि मरुस्थल में क्या होता है, बारिश होती नहीं है, थोड़ी बहुत बारिश होती है और पूरा कटा फटा रेतीला क्षेत्र रहता है, तो उसमें लवण ज्यादा पाए जाते हैं, और लवण जो है वो एक जगह जमा हो जाते हैं, और धूप तेज रहती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है, तो लवण वहीं पे रह जाते हैं, तो पानी कैसा हो जाता है, खारा। तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र की जो झीलें होती है अक्सर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो यहाँ पर सांभर, डिडवाना, देगान जैसी खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है। मरुस्थलीय भाग होने के कारण बालू का स्तूप, बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। ये जो झीलें होती है इनको बोलती है प्लाया, ये भी क्वेश्चन याद रखना, प्लाया, प्लाया। अब जैसे एक होता है लेगून, है ना, एक अंतर पूछ लिया था, लेगून और प्लाया में क्या डिफरेंस है, लेगून और प्लाया में क्या अंतर है। तो लेगून किसे कहते हैं, जो समुद्र तट पर, जैसे ये समुद्र तट है, केरल में पाई जाती है लेगून झीलें, है। अब क्या होता है, अपरदन बहुत ज्यादा होता है तो समुद्र का जल जो है वो अंदर की तरफ रहता है, लेकिन जो अंदर वाली नदियां वगैरह होती है वो डिपोजन करती है वहां पर, तो इसके कारण जो गाद वगैरह होते हैं वो समुद्र किनारे जमा होते हैं, और वो जो पानी अंदर के अंदर रुका रह जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, तो फिर वो एक झील बन जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, लेगून, उसे क्या बोलती है, लेगून। इसी प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्र में कोई नदियां वगैरह तो होती नहीं है, नदियां होती नहीं है, पानी आता है और कहीं पर भी ढाल देखकर वो बहते रहता है, बार बार पानी बहते रहता है, अपरदन होते रहता है, तो वो क्या हो जाती है, एक तरीके की झील बन जाती है, तो उसे क्या बोलती है, प्लाया। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो झीलें बनती है उसे क्या बोलते हैं, प्लाया। तो यहाँ पे राजस्थान वाले क्षेत्र में प्लाया जो है या रेगिस्तानी झीलें अधिकांशतः देखने को मिलती है। अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे गंगा नदी का, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। यमुना नदी, अब इसकी शुरुआत गंगा से नहीं होगी, कहां से होगी, यमुना से होगी, क्योंकि यमुना से पश्चिम में, गंगा से पश्चिम में जो है, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, गंगा नदी ये इस तरीके से आ रही है, ढेर सारी नदियां उसमें मिल रही है, और फिर ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, और यमुना नदी इसके इधर से आती है और फिर इधर मिल जाती है। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से मिल रही है, वो नीचे से मिल रही है। तो ये मैदान कहाँ से शुरू होता है, यमुना नदी से। तो पश्चिमी सीमा इस मैदान की, गंगा के मैदान की कैसे निर्धारित होगी, यमुना नदी से। यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान कहते हैं। गंगा के मैदान का दूसरा नाम क्या पड़ा, मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान।
या गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई में 1400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जो कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। यही क्वेश्चन में फंस गए थे लोग। क्वेश्चन बना था एक बार, गंगा के मैदान का विस्तार किस राज्य में नहीं है, किस राज्य में नहीं है। और उसमें एक नाम झारखंड था, एक नाम क्या था, झारखंड। एक ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, ऐसा जो भी रहा हो, लेकिन कई लोगों ने झारखंड को अलग कर दिया था। नाम से ऐसा लगता है ना कि ये यहाँ पर नहीं होगा करके, लेकिन चूंकि ये बिहार में था पहले, बिहार पूरा गंगा के मैदान का क्षेत्र है, तो झारखंड तक ये विस्तृत है। भले पूरा पार्ट नहीं है ये, लेकिन ये पर्वतीय प्रदेश में आता है झारखंड का बहुत बड़ा पार्ट, लेकिन बहुत अधिक पार्ट ये गंगा के मैदान में भी आता है। तो झारखंड तक इसका विस्तार है। कितने भागों में बांटा गया है इसको? 3 उपभागों में बांटा गया है। 3 उपभागों में इसे बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। 3 भागों में ये बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपर शिवालिक से लेकर यमुना नदी तक, यमुना नदी तक, शिवालिक से लेकर यमुना नदी तक, दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय पठार से निर्धारित होती है, प्रायद्वीपीय पठार से निर्धारित होती है, प्रायद्वीपीय पठार से निर्धारित होती है। ऊपरी गंगा का मैदान है, सीधी सी बात है, ये रेतीला मैदान है। अभी अपन पढ़ेंगे तराई, भाबर, तो इससे इसको क्लियर करेंगे अपन। तो ये रेतीला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत रुहेलखंड, रुहेलखंड व अवध क्षेत्र आता है। रुहेलखंड व अवध क्षेत्र आता है। रुहेलखंड व अवध क्षेत्र आता है। अवध कौन सा क्षेत्र था पहले कभी? अवध, अवध के नवाब पढ़े ना अपन, अवध की बेगम में पढ़ी। तो कुल मिला के अयोध्या के आसपास वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? अवध कहलाता है। भारतीय इतिहास में इसे इस क्षेत्र के नाम से यदि पूछ लिया जाए ये किस मैदान के अंतर्गत आता है, तो मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत। रुहेलखंड जो है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को मिला के पूछ ले कि 1857 की क्रांति का प्रसिद्ध रुहेलखंड क्षेत्र गंगा के किस मैदान का पार्ट है, तो किस मैदान का पार्ट है ये? मध्य गंगा के मैदान का पार्ट है, मध्य गंगा के मैदान का पार्ट। अब मध्यवर्ती गंगा का मैदान, इसको देखेंगे। मध्यवर्ती
गंगा का मैदान। यह इलाहाबाद क्षेत्र, इलाहाबाद क्षेत्र, गंगा घाघरा का दोआ भी इसमें शामिल है, मिथिला का मैदान इसमें शामिल है, कोसी नदी का मैदान इसमें शामिल है। कोसी नदी काय के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी बंगाल का शोक नहीं, बिहार का शोक है ना। गंगा बंगाल का शोक दामोदर नदी, दामोदर नदी, और ये बिहार का शोक क्यों कहते हैं? ये अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है, बहुत अधिक बाढ़ आती है ना, बाढ़ आती है और अपार जनधन की क्षति होती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो इस नदी का क्षेत्र भी इसी में आएगा। गंगा सोन विभाजक मैदान, ये सब इसी के पार्ट के अंतर्गत आते हैं। मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान। इसके बाद देखेंगे निचली गंगा, निचली गंगा, निचली गंगा का मैदान, ये वाला निम्न गंगा का मैदान या निचली गंगा का मैदान। तो ये किस क्षेत्र में फैला होगा? बिहार क्षेत्र में, बिहार से पश्चिम बंगाल के बीच में, बिहार से दार्जिलिंग के बीच का क्षेत्र, बिहार से दार्जिलिंग तक का क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार इसके अंतर्गत आएगा। छोटा नागपुर का के पठार की पूर्वी सीमा भी इसी के अंतर्गत आता है, निचली गंगा क्षेत्र। निचली गंगा क्षेत्र जो मैंने लिखवाया उसके चक्कर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखवा दिया है, लेकिन उतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं बनेंगे। कभी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से विभाजन करके हम उसको बड़ा कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सामान्य से हैं, कौन कौन सी नदियां बहती है, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, ये इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। सिंधु के बाद गंगा पड़ा, गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र तीसरा पार्ट जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान, किस नाम से जाना जाता है इसे? पूर्वी मैदान। किस राज्य में स्थित होगा ये? किस राज्य में फैला रहेगा ये? आसाम, आसाम राज्य में। लगभग ये 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर लंबाई में सदिया, क्या चीज है, कोई बता सकता है सदिया क्या है? सदिया से धुबरी, धुबरी, धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक। ये देखो सदिया, ये पश्चिम बंगाल का एक पार्ट है, पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल पे एक बंदरगाह है सदिया, है ना। तो सदिया से लेकर धुबरी तक, और धुबरी कहाँ पर है? असम में डुबरी, है ना। वहां पर एक वो भी है कांजीरंगा नेशनल पार्क, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान। ये जो हरा इधर जो साइन किया हुआ ये वाला पार्ट है, लेकिन ये शुरू कहां से हो रहा है? यहां से, इस तरीके से। अब आगे पढ़ेंगे अपन, ये जो देखने को मिल रहा है ना, ये पार्ट भी काय का हिस्सा है? हाँ, ये जो पार्ट है ये नीचे वाला, ये प्रायद्वीपीय पठार का है, प्रायद्वीपीय पठार का है। कैसे विभाजन हुआ, क्या हुआ? जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तब देखेंगे कौन सा ट्रेंच है यहाँ पर जिससे अलग हुआ। उसी तरीके से ये मैदान भी ये सीखा। अब ये बीच में बांग्लादेश फंस गया, बीच में बांग्लादेश फंस गया,
नहीं तो ये पूरा यही होता, मिला हुआ होता। तो कहाँ तक फैला है ये? डुबरी से सदिया से लेकर डुबरी तक, सदिया से लेकर डुबरी तक 720 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। एक नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मालदीव। किस नदी पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर। इस क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, जिस पर स्थित माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हाँ, देखो इसकी सीमा कौन सी नदी तय करेगी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। द्वीप क्या होता है वैसे? ऐसा छोटा भूखंड है ना, ये कोई समुद्र का पार्ट है और यहाँ पर कोई भूखंड है छोटा सा नदी, तो ये द्वीप हो गया। लेकिन अब कोई बड़ी नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक, और ये 100-200 किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है नदियों की जब समुद्र तट पर मिलती है। तो बहुत, जैसे अमेजन की चौड़ाई कितनी है, एकदम बहुत अधिक है। तो ऐसे ये नदी भी, और यहाँ पर बीच में क्या बन गया है? कोई टापू बन गया, तो ये इसे कहते हैं नदी द्वीप। नदी के बीचों बीच में कोई भूखंड हो, तो जैसे हमने यहाँ देखा था ना एक द्वीप, कौन सा? ओमकारेश्वर क्या है? एक नदी द्वीप है। लेकिन इसको नदी द्वीप के रूप में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये छोटा है, इसलिए शामिल नहीं किया है। लेकिन ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसका नाम क्या है? माजुली। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। असम का 35वां जिला भी। क्या? असम का 35वां जिला, बहुत बढ़िया। असम का 35वां जिला इसे घोषित। पहला नदी द्वीपीय जिला। ठीक है। उपजाऊ मैदान होने के साथ साथ गेहूं, चावल, गन्ना और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण फसल जो अभी लिखवाई नहीं मैंने, ये तो सामान्य सी है। कौन सी फसल? गेहूं, चावल, गन्ना। बंगाल का पतन का कारण भी है ये जूट। क्या है? जूट। काय की फसल होती है? जूट का उत्पादन होता है। बंगाल पहले बहुत धनी प्रांत था, है, बहुत अधिक कारखाने थे वहां पर। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो जो कारखाने कलकत्ता के आसपास रह गए और जो जूट का उत्पादक क्षेत्र वो कहाँ पहुंच गया? बांग्लादेश के पास में। तो इसलिए पूरे बंगाल के जो कारखाने हैं, जो कालीन उद्योग, ये वो जो था वो पूरा का पूरा ठप हो गया। उन्होंने भारत को देने से मना कर दिया, कच्चा माल देने से मना कर दिया। हमारे यहाँ जूट का उत्पादन हो नहीं रहा था, तो इसलिए वो एक तरीके से विभाजन के बाद में जो कलकत्ता शहर जो है वो पतन की ओर चला गया। जबकि विभाजन से पहले कलकत्ता जो है भारत का सबसे प्रमुख शहर था, सबसे बड़ा शहर था। और उसके बाद में धीरे धीरे दिल्ली है और बॉम्बे है, इसने उसकी जगह लेना शुरू कर दिया। तो उसमें से एक कारण ये भी है, विभाजन के कारण जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में या बांग्लादेश में चला गया। और जो कारखाने हैं, जो मजदूर है वो कहाँ रह गए? भारत में। तो मजदूर एक तो बेरोजगार हो गए, मजदूर भी बेरोजगार हो गए थे। ठीक। अब प्रादेशिक विभाजन के बाद में अब हम पढ़ेंगे भारत का ये उत्तर के मैदान का प्राकृतिक विभाजन। ये महत्वपूर्ण है। प्रादेशिक विभाजन के बाद में प्राकृतिक या भौतिक विभाजन, ये इसको समझने की भी जरूरत है। भौतिक विभाजन,
पहले अपन इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। मान के चलिए ये कोई नदी है, ये कहाँ से आ रही है? हिमालय से आ रही है, ठीक? हिमालय से आ रही है। और ये क्या है? समुद्र है। ये समुद्र है, इधर समुद्र है। अब यहाँ नदी खत्म हो गई, देखो मैं लाइन भी खींचता हूँ तो भी नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि उधर क्या है? समुद्र है, समुद्र में मिल जाती है। तो इसको थोड़ा सा स्लोप यहाँ पर ज्यादा बना देते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है, और ये धीरे धीरे नदी है। तो नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, पर्वतीय क्षेत्र जहां नदी का उद्गम होता है वह अपर्दन बहुत ज्यादा होता है, अपर्दन बहुत अधिक होता है। और पानी की गति भी कैसी होती है? तेज, क्योंकि ढाल कैसा होता है? तीव्र होता है, खड़ा ढाल होता है। खड़ा ढाल होता है, पानी बड़ी फोर्स के साथ में एकदम 50-50 किलोमीटर दूर तक नदियों की आवाज आती है पानी की बहने की। मतलब इतना फोर्स वो पानी के अंतर्गत होता है, एकदम दहाड़ते रहती है नदियां। तो इसका उसमें अपर्दन ज्यादा होता है। तो जैसे ही उसको पहला ढाल मिला, पहला ढाल यहाँ मिला है ना, पहला ढाल यहाँ मिला उसको, तो उसने बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहीं पर छोड़ना शुरू कर दिए। बड़े बड़े पत्थर क्या उसने यहीं पर छोड़ना शुरू कर दिए, बड़े बड़े। अब बारिश के दिनों में तो पानी दिखता है, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी दिखता भी नहीं है। यहाँ पर नदी क्या हो जाती है? एकदम यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। नदी क्या हो जाती है? एकदम विलुप्त हो जाती है, ठीक। फिर अब ये कंकड़ यहाँ पर कैसे होगा? एकदम छोटे छोटे, धीरे धीरे अब छन गया ना पानी, वो बड़े बड़े रुक गए वहीं पर, अब ये छोटे छोटे कंकड़। अब इसके ऊपर से पानी बहता है, इसके ऊपर से पानी बहते रहता है ना? इसके ऊपर से पानी बहते रहता है, लेकिन है कंकड़ अभी। अब यहाँ नदियां, ये जो यहाँ से विलुप्त हो गई थी वो नदियां यहाँ पर फिर से दिखने लग गई है। यहाँ तो गायब हो गई थी, अंदर ही अंदर बड़े बड़े चट्टानों के बीच में से पानी बह रहा था और यहाँ पर दिखने लग गई। तो इसे कहते हैं भाबर क्षेत्र, और इसे कहते हैं तरल। इसे क्या कहते हैं? तरल। इसे क्या कहेंगे? तरल। अब ये कंकड़ वाला रोल खत्म हो गया, अब क्या बची है? सिर्फ महीन चिकनी मिट्टी। महीन चिकनी मिट्टी, अब ये पहले तो यहाँ रखा उसने, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, है ना? ये ऐसे इतनी नदी मिट्टी चौड़ी हो गई, ठीक। अब क्या होता है कि ये बहुत बाद का, बहुत पुराना अलग अलग जलोढ़ मिट्टी है ना, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। खादर और बांगर। नदियां कभी कभी रास्ता भी बदल देती है, नदियां कभी कभी रास्ता बदल देती है। अब ये यहाँ पहले यहाँ पे उसने डाले थे अपने अवसाद, ठीक है। अब ये नदी क्या है? ये इधर जो है ज्यादा कटाव कर लिया इसने। अब नदी जो है इधर बहना इसने बंद कर दिया, और कहाँ बह रही है वो? इधर बहना शुरू कर दिया, ठीक, इधर। अब यहाँ पर जो है वो बाढ़ का पानी हर साल पहुंच जाता है, हर साल पहुंच जाता है। तो नई नई मिट्टी की परत वहां पर चढ़ते चल जाती है, और यहाँ पर क्या है? बाढ़ का पानी पहुंचता ही नहीं है। तो यहाँ मिलेगा रेह, कल्लर, भूड़। भूड़ एक शब्द आता है, भूड़ क्या होता है? भूड़ मतलब ये जो अवसाद के साथ में बड़ी बड़ी चट्टानें आकर बहकर आए थे, तो कभी कभी ये भी रुक जाती है। अब यहाँ पर बाढ़ का पानी तो पहुंच नहीं रहा है, बारिश हो रही है, अपर्दन होने लग जाता है यहाँ पर भी, तो हल्की मिट्टी बह जाती है और बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े यहाँ पर भी बचे रह जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? भूड़, रे, कल्लर, इस तरीके से। तो ये कहलाता है डेल्टा। अब ये डेल्टा देखो बन गया त्रिकोण। अब इसमें एक भाग होता है जो बहुत ऊंचा होता है, उसे कहते हैं चार। उसे क्या कहते हैं? चार।
और डेल्टा का जो सबसे निचला भाग होता है उसे बोलते हैं बिल। उसे क्या बोलते हैं? बिल। तो ये भाबर, तराई और डेल्टाई प्रदेश, भाबर, तराई, डेल्टाई प्रदेश। तो इस तरीके से भौतिक विभाजन हमें पढ़ना है। और हर साल पीएससी का एक पैटर्न बना था, पहले साल भाबर पूछा, दूसरी बार तराई पूछा, तीसरे साल डेल्टा पूछा। 3 बार पीएससी का मेंस दिया, तीनों बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो डायग्राम के साथ में हमें इसको समझने की जरूरत है। अब इसको जो पढ़ा है हम उसे लिख लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। तो इसका भौतिक विभाजन देख लें तो सबसे पहला है भाबर। भाबर सबसे पहला है भाबर। लिखेंगे यह क्षेत्र शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश से नीचे की ओर 8 से 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में, हाँ ये देखो यहां पे भी समझ लेते हैं इसको। देखो ये हिमालय है, ठीक है, और ये है इसका शिवालिक सबसे नीचे वाली, और उसका गिरिपद, गिरिपद मतलब पर्वत जहां खत्म होते हैं उसका निचले वाला, उसके किनारे का पार्ट, उसे कहते हैं गिरिपद। तो अब यहां से नदियां निकलती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, यहां सिंधु नदी और इधर तीस्ता नदी। तो ये कहां तक फैला हुआ है? सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, और 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में। अब जहां ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां होगी वहां पर इसकी चौड़ाई भी ज्यादा होगी, जहां पर्वत चोटियां कम ऊंची होगी वहां इसकी चौड़ाई भी कम होगी, क्योंकि नदियां कम वेग से आएगी, कम अपर्दन करके आएगी, कम अपने साथ में बोल्डर वगैरह लाएगी, तो जितना लाएगी उतना वो छोड़ देगी। क्लियर एकदम? तो क्या लिखा आपने? यह शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तृत है। सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तृत है। ढाल में अचानक कमी आने पर, ढाल में अचानक कमी आने पर ये नदियां, ढाल में अचानक कमी आने पर ये नदियां कंकड़, बजरी, गोलाश, गोलाश मतलब बड़े पत्थर आदि का निक्षेपण करते हैं। नदियों का जल यहां पर विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। कृषि कार्य के लिए संभव नहीं, कृषि कार्य संभव नहीं है, कृषि कार्य संभव नहीं है। अब देखो ये हिमालय हमने पढ़ लिए है? और इसके नीचे एक छोटी पट्टी में इसकी चौड़ाई कहीं कम होगी कहीं ज्यादा। ये छोटी पट्टी में क्या हो गया? भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसकी भी एक छोटी पट्टी होगी, और क्या होगा? तराई। दूसरा नंबर तराई। तराई की स्थिति यदि देखें तो भाबर प्रदेश के दक्षिण, भाबर प्रदेश के दक्षिण में लिखेंगे। भाबर के दक्षिण में यह
15 से 30 किलोमीटर की 15 से 30 किलोमीटर की दलदली पेटी, दलदली पट्टी, दलदली पट्टी। भाबर प्रदेश की नदियां पुनः प्रकट होती है। वो जो पत्थरों में जो छुप गई थी वो नदियां फिर से प्रकट हो जाती हैं। तराई प्रदेश का विस्तार किस क्षेत्र में ज्यादा होगा? आस्था मैडम आप बताइए, पूर्व में ज्यादा होगा या पश्चिम में ज्यादा होगा? जैसे ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो तराई प्रदेश का विस्तार ज्यादा किधर होगा? पूर्व में होगा। बिल्कुल सही। क्या तर्क लगाया? सर वहाँ ज़्यादा समतल नहीं। सर अधिकतर नदियों का उद्गम जो है वो हिमालय पर्वत से हो रहा है। हाँ। सर समतल में ज़्यादा जल फैलाव होता है। सर वहाँ पर ज्यादा वो पत्थर होते हैं। पत्थर होते हैं। मैंने तो नहीं रखे थे पत्थर में। सर वहाँ क्या ज़्यादा बारिश ज्यादा होती है। कल पढ़ा अपन ने, ऐसे पूर्व में पूर्व में ज्यादा बारिश होती है ना, पूर्व में बारिश ज्यादा होती है, तो इसलिए वहां पर इसका विस्तार ज्यादा अपन ने चौड़ा बनाया ना यहाँ पर। तो मतलब ये भी ज्यादा बनाया और ये भी ज्यादा बनाया, क्योंकि यहाँ पर नदियां भी तीव्र गति से बहती है, बारिश ज्यादा होती है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा अपर्दन होगा, सब कुछ यहाँ पर ज्यादा होगा। क्लियर एकदम? बारिश ज्यादा होती है इसलिए दलदली क्षेत्र पाया जाता है। अब इधर जो है काराकोरम वाले, इसमें से रेगिस्तानी क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थल है वहां पर, तो फिर यहाँ पर ज्यादा अपर्दन नहीं होगा, तो इसलिए ज्यादा दलदली क्षेत्र भी यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। अब कितना भी ढलान वाला क्षेत्र हो, बारिश आएगी तो पानी जमा होगा, गीला होगा, सब कुछ। बारिश जैसे ही खत्म, साफ सुथरा लोग बाग खेती करना शुरू कर देंगे। जहाँ बारिश से ज्यादा 6 महीने बारिश होने लग जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, तो फिर सूखने का समय मिलेगा क्या? नहीं। तो इसलिए उसका कारण ही है। पश्चिम की तुलना में पूर्व में तराई प्रदेश ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि यहाँ पर बारिश अधिक होती है। वर्षा की अधिकता के कारण भी लिख सकते हैं, वर्षा की अधिकता के कारण पूर्व की ओर तराई प्रदेश का विस्तार अधिक है। कृषि कार्य यहां पर भी संभव नहीं है। होता तो है लेकिन उतने अच्छे से नहीं, यहां समस्याएं होती है। फिर तीसरा पार्ट है बांगर। बांगर या जलोढ़, जलोढ़ मैदान बोल सकते हैं। तो पहले बांगर, बांगर मतलब पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मृदा। वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित होती है इनकी, वेदिका जैसी आकृति। वेदिका क्या होती है? हवन वेदिका देखी है आपने? कुछ नहीं, चूल्हा देखा है आपने? चूल्हा देखा है ना? चूल्हा कैसा बनता है? ग्रामीण क्षेत्र में चूल्हा होता था ना इस तरीके से, किसी ने नहीं देखा हो तो वो वहां रखा हुआ है। तो ये इस तरीके की वेदिका जैसी, हवन वेदिका भी ऐसी ही बनती थी पहले। तो वेदिका जैसी आकृति इसकी देखने को मिलती है, क्योंकि एक इसका आकार ही इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। तो ये प्राचीन जलोढ़ मृदा बाहर की ओर होती है, जहां पर बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंचता। बाढ़ का पानी जहां हर साल नहीं पहुंचता है, वहां पर जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। तो इसकी आकृति कैसे होती है? वेदिका की तरह लिखेंगे। आकृति वेदिका की तरह। स्थानीय भाषा में इसे कंकड़ कहा जाता है। अशुद्ध, बस 2 मिनट से, अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। वही बताया मैंने
कि जो कंकड़ पत्थर है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, भूण भूण जिसे कहते हैं। अब एक और लिखेंगे, खादर। खादर सीधा सा है, नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर वर्षा का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है। और कृषि के लिए सबसे आदर्श मृदा कौन सी होती है? खादर। बांगड़ जो है उसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये वो सब कंकड़ पत्थर सब कुछ देखने को मिलते हैं। वर्षा का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता, सिंचाई की भी जरूरत पड़ जाती है उसे, लेकिन जो खादर है ये कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। ठीक है, कल हम इसे और थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।